नमस्कार जय साथियों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक नए खंड की शुरुआत करेंगे। यह खंड आपका एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत पेपर नंबर सेकंड, उसका सेकंड पार्ट का फर्स्ट नंबर का जो यूनिट होगा। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिएगा। एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत पेपर नंबर सेकंड और पेपर नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, और इसी सेकंड पार्ट की यूनिट नंबर आपकी 1, जो कि संबंधित है आपकी भारत की अर्थव्यवस्था। तो आज से हम इस खंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। काफी विस्तार से पढ़ेंगे, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, मार्कर के माध्यम से। जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्पीड आपको पता चलेगी, स्पीड भी मेरा उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार का विषय होता है। विषय क्योंकि नाम इसका अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था को समझने में ही काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, तो फिर अर्थशास्त्र को पढ़ने में कितनी कठिनाइयाँ होगी। तो चलिए साथियों, आप मेरे साथ पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज जो हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे वह टॉपिक आपका होने वाला है। जैसा कि मैंने एक चार्ट बना रखा है, इस चार्ट से आप ये समझेंगे कि आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि यह जो चार्ट आपका है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। बाय द वे, अगर नहीं हो पाता है तो हम इसे अगली क्लास के पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय के बारे में मैं आपको आज की क्लास लेने वाला हूं। राष्ट्रीय आय के बारे में आपका सिलेबस में लिखा हुआ मिलेगा, जो कि आपका यहां पर लिखा है एक टॉपिक, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां। सिलेबस में सिर्फ इतना ही मेंशन किया गया है। तो क्या सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना होगा? नहीं, हमें राष्ट्रीय आय से संबंधित उन सारे पक्षों को समझना पड़ेगा जो आज की क्लास में आप जरूर समझेंगे। तो क्लियर है साथियों? जल्दी से आ जाइए और पूरी तरह से एकदम एकाग्रचित होकर आपको ये समझना है। राष्ट्रीय आय सिंपल टॉपिक भी होता है, नहीं तो समझ में ना आए तो ये काफी टफ टॉपिक भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय के चैप्टर के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय आखिर होता क्या है, एक जनरल इसका डेफिनेशन देखेंगे, एक सामान्य परिभाषा देखेंगे। उसी के उपरांत हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है इसमें अंतर समझेंगे, और फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणा है जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ऐसे कुछ अवधारणा है मार्केट प्राइस पर या फिर फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, ये मार्केट प्राइस एमपी और फैक्टर कॉस्ट एफसी, ये क्या होती है सारी चीजें उसको समझेंगे। साथ ही साथ में जब ये चरण हम पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को, तब हम आपको घरेलू सीमा क्या होती है, निवासी क्या होते हैं, गैर निवासी क्या होते हैं, उन सारी चीजों की बातें में यहां पर जानेंगे। उसके उपरांत राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हम देखेंगे। 3 विधियां कौन कौन सी? एक होती आपकी उत्पादन विधि होती है, एक आपकी आय विधि होती है, और एक आपकी व्यय विधि होती है। तो हम राष्ट्रीय आय के मापन की तीनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे, काफी विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है। आपका 11 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्कर बन सकता है, या फिर 3 मार्कर में आपका इंडिविजुअल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय की मापन की उत्पादन विधि का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। फिर लास्ट में हम राष्ट्रीय आय का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसको समझ लेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर यह राष्ट्रीय आय होता क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय आय होता क्या है उसे समझते हैं। अब जो ये राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय यहां पर मैंने लिखा है एक वित्तीय वर्ष। ठीक है, अब यहां पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है। यहां पर वित्तीय वर्ष का कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि कौन सी डेट से लेकर हम किस डेट तक चलेंगे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्या लिखा मैंने, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर है? तो एक वित्तीय वर्ष में, तो
एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं, क्या वस्तु होती, सेवाएं क्या है, इसके बारे में देखेंगे। उसका क्या होगा, मौद्रिक मूल्य। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में हमने एक वित्तीय वर्ष लिया, एक फाइनेंशियल ईयर ले लिया, वो क्या लिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है आपका। तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विस। तो एक वर्ष के दौरान उत्पादित कुछ अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाएगा, उसको राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक शब्द है आपका मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य का मतलब जैसे कि, और एक शब्द है यहाँ पर आपका अंतिम। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण शब्द देखने को मिलेंगे। देखिएगा, मैंने कहा कि आपने लकड़ी इकट्ठा किया, आपने कील इकट्ठी की, कील वही ठोकने वाली, इस टाइप की कील आपने देखी होगी, कील इकट्ठी की, लकड़ी इकट्ठी की, और दोनों को मिलाकर आपने क्या बना दिया, आपने टेबल बना लिया। क्लियर है। अब देखना, या फिर और अच्छा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। यहां पर देखिएगा, मैंने क्या लिया, गेहूं लिया, गेहूं में और क्या किया, गेहूं का मैंने सीधा सा, अगर आप देखें तो गेहूं से मैंने क्या बना लिया, गेहूं से आटा बनाया, और आटा के बाद मैंने इसकी क्या बना ली है, रोटी बना ली है। ठीक है। गेहूं मैंने खरीदा है 1 किलो, 20 रुपए का खरीदा है। गेहूं मैंने कितने का खरीदा, 20 रुपए का। जब उसका आटा बनाया तो कुछ लेबर से मैंने काम करवाया, तो इसमें वैल्यू ऐड कर दिया मैंने, कितने का, इसमें वैल्यू ऐड कर दिया मैंने 5 रुपए का। तो मैंने बता दिया कि 25 रुपए का आपका अब आटा सहित आपका गुथा हुआ आटा बन गया। फिर जब रोटी तैयार हुई तो उस 1 किलो की कितनी रोटी बनेगी, उसकी कीमत जब देखी गई, तो उसमें जब रोटी बनाई गई, ठीक है, अगर मैंने कहा कि 1 किलो की आप जितनी भी रोटी बनाए वो अपनी जगह है, तो आपने गेहूं 1 किलो 20 रुपए का लिया, 5 रुपए आटा गूंथने के लिए लगा दिया, और उसके बाद जब रोटी बनवाई तो रोटी बनाते समय आपका खर्च कितना आ गया, 25 रुपए का खर्च आ गया। तो आपका टोटल हो गया कितना, 50 रुपए। क्लियर हुआ। तो मैंने क्या कहा कि गेहूं 20 रुपए में, आटा बनाया तब 25 रुपए हो गए, और जब रोटी बनकर तैयार हो गई तो वो 50 रुपए हैं। तो अब आप राष्ट्रीय आय में अगर शामिल करना चाहते हैं कि कौन सा मूल्य इसमें शामिल करें, यहाँ क्या लिखा है, अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो जब रोटी बनकर तैयार हुई, इसका उपभोग कर लिया रोटी का, तो कितने रुपए की रोटी, 50 रुपए की। तो क्या आप ये बीच में 25 रुपए आटे का भी जोड़ेंगे अलग से, या फिर 20 रुपए, क्या मुझे बताइए, 20, 25, 45, 45, 50, ये 95, क्या ये 95 रुपए आपका राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, या केवल 50 रुपए राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। जब आपने 50 रुपया लगा दिए तो गेहूं का मूल्य भी इसमें शामिल है, आटे का मूल्य लगाने का लेबर भी इसमें शामिल है, सब कुछ शामिल होने के बाद इसका अंतिम मूल्य क्या बचता है, 50 रुपए। तो ये 50 रुपए ही किसमें शामिल होगा, आपका राष्ट्रीय आय में। इसका मतलब मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, वैल्यू एडिशन किया जाएगा सिर्फ, लेकिन मध्यवर्ती की वस्तुओं की पूरी कीमत इसमें जोड़ी नहीं जाएगी। वैल्यू एडिशन देखिएगा, 20 से 5 जुड़ा, 5 जुड़ गया, जैसे कि 20 माना, कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 5 हुआ, फिर कितना हुआ, 25 हुआ, तो 5, 25, 30, और स्टार्टिंग वाला आपका 20, कितना हो जाएगा, ये भी 50 होगा। तो केवल वैल्यू एडिशन जोड़ा जाता है, या फिर अंतिम मौद्रिक मूल्य आप देख लीजिए। आशा करता हूं कि परिभाषा आपको क्लियर हुई होगी कि किसी एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय तो आपको क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का मतलब क्या है। इस शब्द को समझते हैं। देखिएगा, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों शब्द लिखता हूं मैं यहां पर। यह लिखा आपका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। अब यहां पर दोनों शब्दों को समझना काफी महत्वपूर्ण होगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है, इसको ग्रोथ बोला जा रहा है, ठीक है। और इसे
इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास का मतलब क्या है? मैंने कहा कि किसी देश में सिर्फ डेटा बढ़ रहा है, मात्रा बढ़ रही है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों की बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, लोगों की गरीबी दूर नहीं हो रही है, लेकिन देश की आर्थिक प्रगति हो रही है। बात को समझना आप, मैंने कहा कि देश की केवल क्या हो रही है, आर्थिक प्रगति हो रही है, लेकिन यह नहीं हो रहा है कि देश आर्थिक विकास। तो ध्यान रखना कि यदि मैंने कहा कि नेशनल इनकम आपकी बढ़ रही, मैंने क्या कहा कि आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैंने कहा कि आपकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय आपकी बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, और कहा मैंने आपकी ओवरऑल जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, इसमें अगर परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन का मतलब बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रही है, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, आर्थिक समृद्धि। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपने किसको टारगेट किया, आपने सिर्फ ये बताया कि यहां पर सिर्फ किसका परिवर्तन हो रहा है, यहां पर सिर्फ मात्रा का परिवर्तन हो रहा है। मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाएगा कौन, आर्थिक समृद्धि। लेकिन आर्थिक विकास में आपका नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, आपका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, आपका जीडीपी भी बढ़ेगा, लेकिन ये सब बढ़ने के साथ साथ आपके रोजगार भी बढ़ेंगे, आपका गरीबी भी कम होगा, बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी, स्वास्थ्य स्तर बेहतर होगा, स्वास्थ्य स्तर बढ़ेगा, शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा बेहतर होगी। ये सब चीजें अगर हो रही है, इन तीनों चीजों के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि उस देश में क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आर्थिक विकास होता है, इसमें मात्रा के साथ साथ गुण में भी परिवर्तन होता है, अर्थात मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। उसी को हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास। जबकि आर्थिक समृद्धि सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन को सूचित करती है, और इसमें नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और साथ ही साथ जीडीपी बढ़ रही होती है, डेटा बढ़ रहा होता है, आंकड़े बढ़ रहे होते हैं, लेकिन देश में सुविधाएं यथोचित बनी रहती हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो उसे कहेंगे आर्थिक समृद्धि। और यदि ये सारी चीजें इसमें ऐड हो जाए तो उसको बोलेंगे हम आर्थिक विकास। अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि चाहेंगे या आर्थिक विकास चाहेंगे। तो आप कहेंगे सर हमें तो आर्थिक विकास चाहिए। आप लोग किसकी डिमांड करते हैं, रोजगार मिलना चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए, बेरोजगारी कम होना चाहिए, स्वास्थ्य स्तर बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा आपको उपलब्ध हो जाए, इसकी व्यवस्था आपके पास होना चाहिए, शिक्षा का स्तर बेहतर होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास असंभव है। आर्थिक समृद्धि के बाद ही आर्थिक विकास होता है, ये ध्यान रखना। तो आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता होती है। तो जिस देश का आर्थिक विकास होता है उसकी आर्थिक समृद्धि बिल्कुल होगी। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां पर हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा समझी, राष्ट्रीय आय के बाद हमने आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास को समझा। अब जानेंगे हम राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? आशा करता हूं कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? देखिएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित मेनली 4 चीजें होती हैं। एक होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक होता है आपका नेशनल या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है आपका नेट
नेशनल प्रोडक्ट। ये 4 शब्दावली है सिर्फ, ठीक है। चारों का बहुत अच्छे सरल शब्दों में मतलब समझेंगे। यहां पर मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं एक बार। ये होता है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी प्रकार ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। फिर आपका होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये अंत में होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब मैंने सबको अलग अलग क्यों तोड़ा, यही तो है कहानी, सिर्फ इसी में है पूरा मामला। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये तो मैंने फुल फॉर्म करके आपको बता दिया, आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको रब भी कर सकता हूं कभी भी, लेकिन आप इधर देखिएगा, एक मैंने 4 जगह लिखा है मार्केट प्राइस, 4 जगह आप देखेंगे मार्केट प्राइस लिखा है, और 4 ही जगह लिखा है आपका फैक्टर कॉस्ट। मतलब एमपी का मतलब क्या होगा, यहीं पर लिख देता हूं मैं। एमपी का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है, बाजार मूल्य या बाजार कीमत, बाजार कीमत। जबकि एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, या कारक मूल्य या कारक कीमत लिख सकते हैं यहां पे भी, ठीक है। सबका मैंने फुल फॉर्म बता दिया है। एमपी और एफसी का मतलब क्या होता है। अब यहां पर एक चीज देखना, मैं आपको ये चीज तो मैंने क्लियर कर दिया है, एक मैं आपको हस्तांतरित आय क्या होती है, कारक आय क्या होती है, वो समझा देता हूं, क्योंकि यहां पर कारक आय या कारक कीमत लिखा है। देखिएगा यहां पर मैं इस चीजों को रफ करूंगा, फिर से आपको बतला दूंगा, लेकिन आपको मैंने बताया है जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनएनपी एमपी, ये सब मतलब हम समझेंगे, ठीक है। अब कुछ शब्द मैं आपको पहले यहां समझाना चाहूंगा, फिर वापस इस पर लोड कराएंगे। देखिएगा, एक होती है आपकी कारक आय और एक होती है आपकी हस्तांतरित आय। कारक आय का मतलब क्या होता है, उत्पादन कारकों के बदले में प्राप्त आय, ठीक है। उत्पादन कारकों के बदले में प्राप्त कारक आय को कहा जाता है कारक आय। ये उत्पादन के कारक क्या होते हैं, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। एक होता है आपका भूमि, एक होता है आपका पूंजी, एक होता है आपका श्रम, ठीक है, भूमि, पूंजी, श्रम, और एक होता है आपका उद्यम। भूमि के बदले आपको क्या मिलता है, किराया, ठीक है, लगान भी आप बोल सकते हैं। पूंजी के बदले आपको क्या मिलेगा, पूंजी के बदले आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, एक प्रकार से ब्याज मिलेगा। श्रम के बदले आपको क्या मिलेगा, श्रम के बदले आपको मिलेगा क्या, श्रम का भुगतान करते हैं ना, आपको मिलता है रोजगार, आपको उसकी क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, सैलरी आप बोल सकते हैं, ठीक है। श्रम के बदले भुगतान मिलता है, तो वो भी एक कारक आय है। तो श्रम के बदले क्या मिलेगा आपको, विचार कीजिए। उद्यम के प्रति तो आपको लाभ हानि मिलता है, या तो लाभ मिलेगा या फिर हानि होगी, दोनों में से एक ही चीज हो सकता है, रिस्क लिया है, ठीक है। और यहां पर आपको मिलती है आय, ठीक है, आप इसे सैलरी समझ सकते हैं, ठीक है। आपने किसी को भूमि बेची या भूमि पर किसी को भूमि किराए पर दी तो लगान मिलेगा, एक किराया मिलेगा। पूंजी अगर आपने किसी को दी तो रिटर्न में आपको ब्याज मिलेगा।
श्रम आपने किसी के यहाँ किया तो श्रम के बदले आपको श्रम का भुगतान मिलेगा। उद्यम, अगर आपने रिस्क अच्छे से लिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप गए तो आपको लाभ मिलेगा, वरना आपको हानि होगी। तो ये होते हैं उत्पादन के 4 कारक। तो उत्पादन कारकों के बदले आपको जो आय प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? कारक आय। लेकिन जो हस्तांतरित आय होती है ये बिना उत्पादन कारक के, बिना उत्पादन कारकों के प्राप्त आय को क्या कहेंगे? हस्तांतरित आय। जैसे ही मैंने कहा, अभी आपकी एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, लाडली बहना योजना। तो ये लाडली बहना योजना जो है, इसमें 1000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। ठीक है, पर मंथ मतलब एक साल में आपको लगभग कितने मिल जाएंगे? 12,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपने कोई कारक, कोई सेवा दी क्या? नहीं दी है। तो ये एक, और दूसरी तरफ आप सोचें तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? जैसे कि पेंशन, सहायता राशि किस में जाएगी? आपकी हस्तांतरित आय में। कोई सेवा करते उसके बदले थोड़ी ना प्राप्त होती है। वृद्धावस्था पेंशन योजना भी किस में जाएगी? हस्तांतरित आय में। तो कारक आय, उत्पादन कारकों के बदले प्राप्त आय को कहा जाता है कारक आय, और बिना उत्पादन कारक की जो आय प्राप्त होती है उसे हस्तांतरित आय कहा जाता है। अब मुझे ये बताइए, राष्ट्रीय आय में इस हस्तांतरित आय को काउंट नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में इनकी गणना नहीं होती है। किसकी होगी? कारक आय की गणना होगी। क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे हम आखिर इनका मतलब क्या होता है, इनको समझेंगे। ठीक है, चलिए। अब मेरे ख्याल से आपको ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पता होना चाहिए। फैक्टर कॉस्ट, कारक आय। ठीक है, अब देखिएगा, हम बात करते हैं सबसे पहले एफसी। ये होता है आपकी कारक लागत। कारक लागत बोल सकते हैं। कारक लागत, जैसे कि मुझे क्या बनाना है? मैंने कहा कि मुझे एक पेन बनाना है। क्या बनाना है? पेन बनाना है। पेन बनाने के लिए किन किन की जरूरत पड़ेगी? पेन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। पूंजी के बाद मुझे क्या चाहिए? एक उद्योग लगाऊंगा तो मुझे भूमि भी चाहिए, भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। भूमि के बाद मुझे काम करवाने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में उद्यमशीलता एक तरफ रख लेते हैं थोड़े समय के लिए। पूंजी अगर आपने लगाई तो माना कि एक पेन बनाने के लिए आपने पूंजी खर्च की है, माना कि 5 रुपए। भूमि खरीदी, तो भूमि अगर एक पेन पर बांट दिया जाए भूमि का, तो मान लिया जाए कि भूमि का 2% हम 2 रुपये यहाँ से निकाल लेंगे। भूमि का जो हमने जितना भी भुगतान किया है, तो उसमें से 2 रुपये हमें भूमि के लिए भी कमाना है। श्रम के लिए आपने जब एक पेन बनवाया तो एक पेन बनाने के लिए आपको 3 रुपये देने पड़ रहे हैं। एक पेन बनाने के लिए श्रमिक को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 3 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो बताइए टोटल इसकी एक पेन की कीमत कितनी बन रही है आपकी? 10 रुपये। तो ये 10 रुपये है। अभी ये पेन बनकर तैयार हो गया आपका। पेन क्या है आपका? पेन आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, पेन आपका बनकर तैयार है। अब ये तो क्या हो गई इसकी, इसी को बोला जाता है कि यह इसकी क्या है? कारक आय। कारक सेवाओं के बदले जो आय होती है उसी को कारक लागत बोला जाता है। मतलब कारक सेवा के बदले जो भुगतान हमें करना पड़ता है उस लागत का जो पेन बनता है उसको हमने क्या बोल दिया कि कारक लागत है। लेकिन ये मुझे बताइए कि आप लोगों को ये 10 रुपये में पेन मिलेगा क्या? आप जो भी अगर 10 रुपये में दे रहा होगा तो बेवकूफ है फिर वो। क्यों? कि वो खुद कुछ नहीं कमाएगा क्या? जिसने उद्यम लगाया क्या वो लाभ अर्जित नहीं करना चाहेगा क्या? तो ये पेन जब बाजार में आएगा, यह पेन क्या जाएगा? यह पेन जब बाजार में गया, बाजार में वहां का माहौल देखा कि हमने 50 पेन बनाए थे। कितने? 50 पेन बनाए थे, और 50 पेन की क्या की थी हमने? आपूर्ति की थी। लेकिन 50 पेन की जगह 100 पेन की क्या है? 100 पेन की क्या है? मांग है। तो मांग ज्यादा है, तो ध्यान रखना जब बाजार में ये स्थिति निर्मित हो रही है तो उस पेन की जो कीमत होगी
एक पेन की जो कीमत होगी वह हमने कितना कर दिया, 20 रुपये। क्या कर दिया, 20 रुपये। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कीमत थोड़ा कम कर देते, लेकिन 10 रुपये से हमेशा कीमत क्या होगी, अधिक ही कीमत होगी उसका बाजार पर। तो बाजार पर जो कीमत होती है, बाजार पर जो कीमत होगी साथियों, जो बाजार पर कीमत होती है उसी को बोला जाता है मार्केट प्राइस, बाजार कीमत। क्लियर हुआ? तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, देखिएगा। अब ये तो हमने समझ लिया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अब हम एक शब्द लेते हैं कोई सा, जीडीपी। देखिएगा जीडीपी को कैसे परिभाषित करना है। जीडीपी, जी का मतलब होता है ग्रोस, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं यहां पर सकल। क्या होता है, सकल। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब आपका उत्पाद, ठीक है। अब देखना यहां पर जब सकल शब्द इसमें बोला जाता है तो इसमें मूल्य ह्रास को हटाया नहीं जाता, मूल्य ह्रास को हटाया नहीं जाता, सब समझेंगे। घरेलू जब बोला जाता है तो देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर निवासी और गैर निवासी दोनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का क्या, मौद्रिक मूल्य, उसी को क्या कहा जाएगा, जीडीपी। परिभाषा क्लियर हुई? देखिएगा, मैं कहूंगा किसी निश्चित अवधि में, एक वित्तीय वर्ष में, देश की घरेलू सीमा के अंदर निवासी तथा गैर निवासी के द्वारा कुल मतलब सकल हो गई, कुल उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैंने मूल्य ह्रास को क्या हटाया, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने सोयाबीन निकालने के लिए एक मशीन लगाई, ठीक है। गांव में आपने देखा होगा एक मशीन होती है, सोयाबीन निकालना है, गेहूं निकालना है, जो भी निकालना है, मशीन होती है आपकी, जिसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है। कि पूंजीगत व्यय, जैसे कि आपने बाइक खरीद लिया, चला माना कि आपने बाइक खरीदी, ठीक है। बाइक क्या है, एक भौतिक संपत्ति आपकी, पूंजीगत व्यय किया आपने, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। अब क्या होता है कि उसके क्या होते हैं, ब्रेक शू उसके घिस गए, क्या हो गए, ब्रेक शू घिस गए, तो नए ब्रेक शू लगवाए आपने, उसका अतिरिक्त खर्च लगाना पड़ा। बात समझ रहे हैं? अतिरिक्त खर्च लगाना पड़ा। आपके पता चला कि टायर पंचर हो गया, आपने उसको पंचर को सही करवाया, ठीक है। पता चला आपका आगे का हेडलाइट फूट गया, उसको सही करवाया। तो ये क्या हो रहा है, ये आपके मूल्य ह्रास हो रहे हैं, आपके उसमें वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, उसको सही करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मूल्य ह्रास को नहीं हटाया जाता है, मूल्य ह्रास इसमें जुड़ा होता है। क्लियर हुआ? तो मूल्य ह्रास को जोड़ते हुए ये कहेंगे किसी घरेलू या किसी देश के अंदर घरेलू सीमा में निवासी तथा गैर निवासी, इसका मतलब भी बताऊंगा निवासी गैर निवासी क्या होता है। निवासी तथा गैर निवासी के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाएगा। और यदि ये जीडीपी, अगर इस जीडीपी को मैं कहूं कि ये आप बताइए मुझे फैक्टर कॉस्ट पर, तो मैं कहूंगा फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट में ये बताइए मुझे टैक्स ऐड होगा, टैक्स ऐड होगा क्या इसमें? नहीं होगा, क्योंकि हमारी कारक वो सेवा है ही नहीं। कारक सेवा क्या टैक्स है क्या? नहीं है। तो कारक सेवा तो केवल 4 है, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, 4 है। तो अगर मैंने कहा फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें आपका टैक्स भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसमें आपका टैक्स नहीं होगा, ठीक है, टैक्स नहीं होगा।
टैक्स नहीं होगा। तो ये बताइए मुझे, टैक्स नहीं होगा तो इसमें सब्सिडी होगी? सरकार देती है सब्सिडी, तो सब्सिडी भी कैसे होगी? फिर जब बाजार में आ जाती वस्तु उस पर मिलती है सब्सिडी, ठीक है, तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर मैंने कहा जीडीपी आपको मार्केट प्राइस में बताना है, तो इसके लिए टैक्स भी इसमें जुड़ा होगा, टैक्स जुड़ा होगा। कुछ भी आप खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, टैक्स जुड़ा हुआ है, इनबिल्ट है उसमें, आप प्रत्यक्ष कर है वो, आप दे रहे हैं उसे, ठीक है। और यदि इसी में मैंने क्या कर दिया, सरकार ने आपको सब्सिडी दे दिया, क्या दे दिया? सब्सिडी, सब्सिडी दे दिया, तो ये सब्सिडी उसमें से क्या होगी? माइनस हो जाएगी, सब्सिडी घटेगी। यहाँ पे सब्सिडी जोड़ ही नहीं रहे, यहाँ पे सब्सिडी को हटा रहे हैं। मैंने कहा सिलेंडर 1000 रुपये का, सरकार ने 200 रुपये की सब्सिडी दे गई, तो आपको कितने का पड़ा? 800 रुपये का। उसी में टैक्स 100 रुपये का जुड़ा हुआ है, मान लीजिए। समझ रहे हैं बात को? ये एग्जाम्पल की तरीके से मैं समझा रहा हूं। तो ऐसे आप परिभाषित कर सकते हैं किसी को भी। जीडीपी बोला मैंने तो आप ऐसे बता सकते हैं। अगर जहां पर आप जीडीपी की जगह अगर आप देखेंगे नेशनल, ठीक है। अब एक शब्द को और समझाता हूं, तो ये तो जीडीपी हो गया, इधर देखिएगा, ये है आपका क्या लिखा है? जीएनपी। अब जी का मतलब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, सकल का मतलब क्या होता है ये मैं नहीं समझाऊंगा। अब यहां लिखा है नेशनल, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में ध्यान रखना, घरेलू सीमा के अंदर केवल निवासी के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा, उत्पाद रहेगा, उत्पाद मैंने वहां समझा ही दिया है। तो बस यहां पर अंतर क्या आ जाएगा? नेशनल में आपका केवल निवासी है, डोमेस्टिक घरेलू में आपका निवासी और गैर निवासी दोनों होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखना, एक जगह हमने लिखा है आगे एन का मतलब क्या हो जाएगा? अब यहां पर सकल की जगह क्या आ जाएगा? नेट। नेट का मतलब उसमें से मूल्य ह्रास को क्या करेंगे? हटा देंगे, तो नेट मिल जाएगा। अगर मैंने जी में से मूल्य ह्रास को हटा दिया, मूल्य ह्रास को, ठीक है, मूल्य ह्रास को घटा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट, मतलब आपको मिल जाएगा शुद्ध, ठीक है। सकल में से मूल्य ह्रास हटा दिया तो क्या मिलेगा आपको? शुद्ध मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सारे शब्दावली को आप परिभाषित कर सकते हैं। मैंने जीडीपी आपको बता दिया क्या होता है। अब मैं आपको कल की क्लास में राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां बताऊंगा और राष्ट्रीय आय के महत्व की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। नहीं हुई तो आप जरूर बताइएगा, हम आपको इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, जैसा कि आप एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने आज राष्ट्रीय आय के टॉपिक को स्टार्ट किया है। कल की क्लास में हम राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां देखेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।